सावरकर से लेकर द साबरमती रिपोर्ट तक, क्या आपने नोटिस किया है कि बीते कुछ सालों में बीजेपी को रास आने वाले विषयों पर बनने वाली फिल्मों की एक बाढ़ आ गई है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर हिट हो सकती हैं या फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिहाज से ब्लॉकबस्टर ही रहती है। हिटलर फिल्मों को राजनीतिक हथियार मानता था। उसके राज में उसकी राजनीति और वैचारिकी को सूट करने वाली असंख्य फिल्में बनी। इन फिल्मों ने हिटलर को नायक के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश भी की और यहूदियों के खिलाफ नफरत के प्रवाह को बढ़ाया। क्या भारत में भी कोई है जो नेपथ्य से फिल्म निर्माण को कंट्रोल कर रहा है, या फिर क्या ये फिल्में केवल व्यापार के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं, या फिर एक बड़े सांस्कृतिक प्रयोग के लिए, या फिर सब धंधा है राजनीति का। इस वीडियो में बात इस तरह की 21 फिल्मों के हवाले से इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तारीख 10 जनवरी 2019। बॉलीवुड के 1 दर्जन से अधिक बड़े कलाकार प्राइवेट जेट से मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक खास मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। मोदी जी के साथ बॉलीवुड कलाकारों की इस मीटिंग को अरेंज किया था फिल्म प्रोड्यूसर महावीर जैन ने। इस मीटिंग के बाद महावीर जैन ने बताया कि मोदी ने फिल्म प्रोड्यूसर्स और कलाकारों से कहा कि वो अपनी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, मूल्यों और देशभक्ति के बारे में बात करें। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से कम 4 बार निजी तौर पर मुलाकात करके मूवी टिकटों पर लगने वाले टैक्स में कमी कर दी। जिसके बाद करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर मोदी के साथ सितारों से सजी एक ग्रुप सेल्फी पोस्ट की, जिस पर लिखा था, मूवी टिकटों पर जीएसटी कटौती में कमी करने के लिए धन्यवाद। जीएसटी में कमी होने की खुशी के चलते अभिनेता रणवीर सिंह ने भी मोदी को गले लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस मीटिंग के अगले दिन ही जैसी टिपिकल देशभक्ति मूवी बनाने की नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, बॉलीवुड ने ऐसी 2 फिल्में रिलीज कर दी। पहली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो 11 जनवरी को रिलीज हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2016 में हमले की योजना बनाने के लिए प्रशंसा की गई। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर का कहना था कि इस फिल्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि फिल्म तो भारतीय सेना को समर्पित है। ये फिल्म देशवासियों के लिए दिए गए सेना के बलिदानों के बारे में है। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ से अधिक की कमाई की। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और उनके मंत्रियों ने अपने भाषणों में बार बार इस फिल्म का जिक्र किया और हाउस द जोश इस फिल्म के डायलॉग का प्रयोग किया। हाउ इज द जोश। इसके अलावा दूसरी रिलीज हुई फिल्म थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह फिल्म मनमोहन सिंह के ऊपर है, लेकिन तहों में जाएंगे तो पता चलेगा कि मुख्य एजेंडा कांग्रेस के ऊपर बाण चलाना था। यह फिल्म सिनेमा घरों में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के पैरेलल चल रही थी, यानी एक तरफ सिनेमा घरों में नरेंद्र मोदी का गुणगान हो रहा था, दूसरी तरफ यह फिल्म मनगढ़ंत तरीके से कांग्रेस को गलत साबित करने में लगी हुई थी। क्या आप इसे संयोग मानेंगे? इन 2 फिल्मों के अलावा एक तीसरी फिल्म और है जिसके बारे में तफसील से बात की जानी चाहिए। तीसरी फिल्म थी पीएम नरेंद्र मोदी, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले दिन 5 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग साल 2019 में 28 जनवरी को शुरू हुई और सिर्फ 2 महीने में ही यह फिल्म बनकर तैयार हुई। ऐसा लगता है कि इस फिल्म को जल्दबाजी में सिर्फ चुनावों में फायदा उठाने के लिए ही बनाया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव नियमों के उल्लंघन के चलते इस फिल्म पर रोक लगा दी, जिसे फिर बाद में चुनाव खत्म होने के बाद 24 मई 2019 को आ रहे हैं दोबारा, अब कोई रोक नहीं सकता टैगलाइन के साथ रिलीज किया गया। 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। उस साल इन 3 फिल्मों के अलावा भी ठाकरे और मणिकर्णिका जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई। अगली बड़ी फिल्म आई साल 2022 में। उस साल फरवरी मार्च महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव थे। इन चुनावों में अब की बार अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म लेकर हाजिर थे बीजेपी के सबसे वफादार फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री। यह फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स। 22 फरवरी को इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया और 11 मार्च को फिल्म रिलीज की गई। 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 237 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में टैक्स फ्री कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संसदीय समूह की बैठक में कहा, आप सभी को इसे देखना चाहिए। मोदी ने कहा, फिल्म ने उस सच्चाई को दिखाया है जिसे सालों से दबाया गया था। कश्मीर फाइल्स में सच्चाई की जीत हुई है।
मोदी जी जिस कश्मीर फाइल्स में सच्चाई की जीत बता रहे थे उसमें फैक्चुअल गलतियां थी। फिल्म आसानी से 2 सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही थी कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में कितने कश्मीरी पंडित रहते थे और 1990 के बाद कितने लोग पलायन कर गए। यह फिल्म लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही थी, न केवल कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बल्कि सभी मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि व्हाट्सएप से एक कहानी उठाई और उस पर फिल्म बना दी। 2022 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इजरायली फिल्म मेकर नादव लापिड ने इसे प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म बताया। इस फिल्म के बाद भी कई और प्रोपेगेंडा फिल्में आई, सम्राट पृथ्वीराज, राम सेतु और गांधी गोडसे एक युद्ध, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली बड़ी फिल्म आई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय। चूंकि इस बार चुनाव साउथ इंडिया में था तो स्टोरी भी साउथ वाली तैयार की गई, द केरला स्टोरी। 10 मई 2023 को कर्नाटक में चुनाव हुए तो इन चुनावों से ठीक 5 दिन पहले 5 मई को द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज की गई। द केरला स्टोरी फिल्म की कहानी 4 युवतियों की जिंदगी पर आधारित थी। शालिनी उन्नीकृष्णन, अदा शर्मा ने यह रोल किया, गीतांजलि, नीमा, आसिफा बा। यह फिल्म फैक्चुअली और लॉजिकली दोनों तरीके से गलत और प्रोपेगेंडा के स्तर पर बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठने वाली फिल्म थी। फिल्म के ट्रेलर में शालिनी उन्नीकृष्णन बताती हैं कि उनके अलावा ऐसी ही 32,000 हिंदू लड़कियां हैं जिनको लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। अब यह फिल्म रिलीज हुई तो इस पर विवाद हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म में एक डिस्क्लेमर लगवा दिया कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। अब जिस फिल्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं है तो वही सिद्ध हो जाता है कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म थी। लेकिन क्या डिस्क्लेमर ऐड कर देने मात्र से फिल्म का प्रोपेगेंडा और उसका असर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिल्म का असर व्यापक और स्थायी होता है। ऐसे लोग जिनके लिए फिल्में ही इतिहास जानने का माध्यम हो, वो 100 डिस्क्लेमर्स ऐड कर देने के बावजूद फिल्म में दिखाए जाने वाले प्रोपेगेंडा को ही सच मान लेते हैं और झूठी कहानी को इतिहास। एक उदाहरण से समझिए। साल 2016 में देश में लव जिहाद तब चर्चा में आया जब केरल के वैकोम शहर में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है और अपना नाम हदिया रख लेती है। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी करती है। लड़की के पिता एम अशोका ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और 2016 में केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। यह आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसकी शादी करा दी गई है और वो गायब है। लड़की के पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट 24 मई 2017 को शादी रद्द कर देती है। साथ ही हदिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश देती है। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया था कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही बने रहना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वह शफीन जहां की पत्नी ही बनी रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हदिया और शफीन पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच करने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच की थी। एजेंसी ने पाया कि इसमें किसी भी मामले में यह नहीं पाया गया कि युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया हो। अब तक लव जिहाद जैसे आंदोलन के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। द केरला स्टोरी जैसी फिल्म इस झूठ को स्थापित करने के लिए बनाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म को टैक्स फ्री करने का क्या मकसद हो सकता है, यह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि इस फिल्म के बाद वैक्सीन वॉर और तेजस जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर वैक्सीन वॉर फ्लॉप तो तेजस डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद आया साल 2024। चूंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए अहम थे, तो इन चुनावों से पहले रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा 9 प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार की गई। पहली फिल्म मैं अटल हूं 19 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने मात्र 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। दूसरी फिल्म फाइटर, जिसे 25 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया, 250 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म अपनी लागत के पैसे भी नहीं कमा पाई। तीसरी फिल्म आर्टिकल 370, जिसे 23 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। 20 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया और हिट साबित हुई। चौथी फिल्म
ऑपरेशन वैलेंटाइन, जिसे 1 मार्च 2024 को रिलीज किया गया, 45 करोड़ में बनी इस फिल्म ने मात्र 20 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। पांचवी फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर, जिसे 4 मार्च 2024 को रिलीज किया गया, 20 करोड़ रुपयों की लागत से बनी इस फिल्म ने मात्र 24 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में एक संवाद था, गांधी नहीं होते तो देश 35 साल पहले आजाद हो चुका होता। देश को आजादी मिली 1947 में, 35 साल पहले होता 1912। गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटे 1915 में। अगर 35 साल पहले आजादी मिल जाती तो गांधी ने कैसे रोक लिया, जबकि वो यहां थे ही नहीं। साफ तौर पर फिल्म व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह झूठ बोलती है, लेकिन प्रोपेगेंडा छेड़ देती है। छठी फिल्म बस्टर द नक्सल स्टोरी, जिसे 15 मार्च 2024 को रिलीज किया गया, 15 करोड़ रुपयों की लागत से बनी इस फिल्म ने मात्र 2 से 3 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सातवीं फिल्म रजाकार, जिसे 26 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया, 10 से 15 करोड़ रुपयों की लागत से बनी इस फिल्म ने मात्र 4 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। आठवीं फिल्म थी JNU जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे 21 जून 2024 को रिलीज किया गया, 10 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 4 से 5 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले 15 नवंबर 2024 को द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई। फिल्म साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के ऊपर है। इस फिल्म को भी बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री किया गया। जाहिर है फिल्म उनकी वैचारिकी को सूट कर रही होगी। जिन 21 फिल्मों की हमने इस वीडियो में बात की है, इनमें से मात्र 5 फिल्में हिट साबित हुई हैं और 15 डिजास्टर या फ्लॉप। तो अब सवाल यह है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के बड़ी संख्या में फ्लॉप होने के बावजूद इनमें पैसा कौन और क्यों लगा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श इस सवाल का जवाब देते हैं। द प्रिंट ने तरण आदर्श के हवाले से लिखा, हर फिल्म सफल नहीं हो रही, लेकिन हाँ, आर्टिकल 370 और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की सफलता ने ऐसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है लोगों को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार है, इस लिस्ट में कोई और फिल्म आप जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।